Hello, DAV students. Welcome back to the channel. Today we are starting Class 7 SST Chapter 3 The Surface and Interior of the Earth. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ में होता क्या है और उसके सरफेस पर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी हैं पिछले चैप्टर्स की, चैप्टर 1 एंड 2 नहीं देखा, अभी तक नहीं पढ़ा आपने, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 1 2, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, 3 भी नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या लिखा है। इफ वी लुक फ्रॉम द स्पेस, द प्लैनेट अर्थ अपीयर्स टू बी अ लार्ज राउंड बॉल दैट शाइन्स ब्राइट एंड ब्लू। अगर हम स्पेस से देखें अपने अर्थ को तो वो एक बड़ा सा बॉल की तरह दिखता है जो कि ब्राइट और ब्लू शाइन मारता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो 6th क्लास थी आपकी, उसमें अर्थ कैसे बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, पहले कैसी बनी थी। We also know that sun is a star and the planets revolving around it had come out of it in a distant past. और हम ये भी जानते हैं कि जो सन है एक स्टार है और बहुत पुराने टाइम से है और इसके आसपास प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और इसके काफ़ी दूर भी हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो सब एक डिस्टेंट, एक पास्ट पे, मतलब एक स्पेस पर बहुत दूर हैं और चक्कर लगाते हैं उसके। हाउएवर द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। बस एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पर कोई भी लोग हैं वो रह सकते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है हमारे अर्थ पर? हवा, पानी और ये सब है, लैंड है रहने के लिए, ज़रूरतमंद चीज़ें, खाना है। सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। जैसे जैसे प्लैनेट्स का जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने आप में। लेट अस देयरफॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर एंड द इंटरनल फोर्सेस व्हिच हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो स्ट्रक्चर है अर्थ के अंदर का, और अंदर कौन से फोर्सेस हैं जो इसकी सरफेस को थोड़ा सा बदल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट असेंबलेज ऑफ फिजिकल फीचर्स। जो अर्थ है, इस पे जो सरफेस है अर्थ का, वो कैसे बना है? बहुत सारे फिजिकल फीचर्स से मिलकर बना है। आर अर्थ हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस। अलग अलग तरह की वैरायटी है हमारी अर्थ पर लैंड फॉर्म्स की। दीज आर ह्यूज माउंटेन्स, डीप वैलीज, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स एंड टेबल लैंड्स और प्लेट्यूज। तो क्या क्या है हमारी अर्थ पर? तरह तरह के लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, घाटियां हैं गहरी गहरी, और बड़े बड़े प्लेन्स हैं। प्लेन्स जैसे नॉर्मल लैंड है, ठीक है, जहाँ पर हम रह सकते हैं। टेबल लैंड्स हैं, प्लेट्यूज जिसको कहते हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं ये, ठीक है। दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ ऑफर्स फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू लो लैंड एंड इज मेजर्ड फ्रॉम अ बेस लाइन कॉल्ड द मीन सी लेवल। अब जो हमारी अर्थ है इसमें इतनी बड़ी हाइट है, लाइक माउंटेन्स कितने बड़े हैं, और इतनी गहराई भी है, ठीक है, लो लैंड्स तक। जैसे कि सबसे नीचे का जो सी लेवल होता है, यानी कि समुद्र के भी नीचे का जो एरिया है, उसे कहते हैं, वो बेस लाइन होती है, उसे कहते हैं मीन सी लेवल। तो यहाँ से सारी नाप, मतलब सारा मेजरमेंट होता है अर्थ का कि कितनी ऊंचाई है इसकी। डू यू नो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जो हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ सरफेस का वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट दी हुई है 8850 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के भी ऊंचा, ठीक है, उससे नापी गई है, इन द हिमालयाज में है ये। द लोएस्ट पॉइंट इज द बॉटम ऑफ द मेरीना ट्रेंच। जो सबसे नीचे का पॉइंट है, अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट है मरीना ट्रेंच, 11,034 मीटर बिलो द मीन सी लेवल है। ये पैसिफिक ओशन में है। तो आपको इससे क्या पता चला? डू यू नो सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारी अर्थ का। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर के बारे में।
अर्थ के इंटीरियर के बारे में। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स। कई सालों से रहस्य है, हमें नहीं पता इंटीरियर में क्या क्या था, क्या क्या है। वी नो लिटिल अबाउट इट, थोड़ा बहुत पता है हमें, बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। वो जितना हम अंदर जाते रहेंगे अर्थ के, उतना टेम्परेचर इतना हाई होता रहेगा। द इंटेंसिव हीट नीदर अलाउज अस टू डिग डीप, नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीप इनसाइड द अर्थ। इतनी अधिक, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि ना ही हमने इतना उसको खोद के देखा है, पॉसिबल ही नहीं है, ना ही आपको कोई नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस, हम मतलब इतना ही हम कर सकते हैं, 3 to 8 किलोमीटर, यहाँ तक ही हमारा मतलब जाना नीचे, मतलब डीप डाउन जाना, डिग करना, इतना ही पॉसिबल है। हाउएवर फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर। अगर हमें गोल्ड भी निकालना होता है माइंस से, तो हम सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही खोदते हैं अर्थ को, हम 3.5 किलोमीटर ही नीचे जाते हैं। Our knowledge of Earth's interior is therefore based on the indirect observation। इसलिए जो हमारी नॉलेज है वो इनडायरेक्टली प्राप्त हुई है, हमें डायरेक्टली पता ही नहीं चली, इनडायरेक्ट तरीकों से पता चले, जैसे कि कुछ हमें प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बिना अंदर जाए, तो ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं। द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है उसके टाइम पे ना सेस्मिक वेव्स बनती हैं, तो उसके हिसाब से पता चलता है, ठीक है। और द अकरेंस ऑफ वॉल्केनोज, इनके हिसाब से पता चलता है कि कितना डीप है अंदर का जो अर्थ का सरफेस है। जैसे वॉल्केनो फटता है तो पता लगता है कि हमारे अर्थ के अंदर कैसे है, कितना डीप है, कितना हमारे लिए हानिकारक है। अगला, डू यू नो सिस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आने की जो स्टडी करे उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। उस स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो स्टडी करता है उसे सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। The earthquake is the shaking and trembling of the earth's surface caused by internal movement। earthquake क्या होता है? अर्थ का हिलना और शेक होना, ट्रेम्बल, घूमना, कांपना, ये अंदर के मूवमेंट से होता है, अर्थ के अंदर के मूवमेंट से। द शॉक वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट अ फोकस इनसाइड द अर्थ। ये शॉक वेव्स निकलती हैं, ये अर्थ के अंदर से निकलती हैं। फोकस मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वहाँ भूकंप शुरू होता है, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। These waves then travel towards the earth's surface in different directions and with different speed। यही जो होती हैं वेव्स अर्थ के सरफेस में पूरा घूमती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग स्पीड में घूमती हैं। तभी कहीं ज़्यादा अर्थ पे आता है, कहीं कम स्पीड का अर्थ पे आता है। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। अब ये स्पीड डिपेंड करती है कि वो कौन सी जगह से निकल रही है, कौन सी जहाँ से वेव्स निकल रही हैं वहाँ पे वो मटेरियल का नेचर क्या है, ज़्यादा सख्त है तो धीरे हो जाती है स्पीड। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, there are two main types of seismic waves, the P wave or primary wave, which can travel through both solid and liquid mediums and is faster in speed। दो तरह की seismic waves होती हैं, एक P wave होती है जिसे primary wave कहते हैं, जो दोनों ही solid और liquid medium में travel कर सकती हैं और बहुत तेज भागती हैं ये waves। दूसरी होती है S wave, secondary waves। The S waves or secondary wave on the other hand can pass through only a solid medium and that too at a slower speed। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम के पास से गुजरती हैं और इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। इन्हीं सिस्मिक वेव्स के वजह से ही हम अर्थ के इंटीरियर को बता सकते हैं कि कहाँ पर सॉलिड लिक्विड दोनों हैं और कहाँ पर खाली सॉलिड सॉलिड है। अब आता है डू यू नो devastating earthquake struck the Bhuj area of Gujarat on 26 जनवरी 2001। एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था भुज में। ये भुज कहाँ पे है? गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 में आया था। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी। इससे क्या हुआ था? हज़ारों लोग मारे गए थे और लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। सेकेंड पॉइंट में लिखा है बैरन लैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। बैरन आइलैंड है एक, वो एक
एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं अर्थ के अंदर होता क्या है। हम अर्थ के अंदर डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया है कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, द क्रस्ट, द मैंटल एंड द कोर। अब इन्हीं तीनों लेयर्स की एक एक करके एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सबसे पहले है द क्रस्ट, द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये एक थिन और पतली लेयर है जो कि सॉलिड लेयर होती है। ये अर्थ के बाहर होती है, जहाँ पर हम सब इस लेयर को यूज करते हैं, जहाँ पर रोड बने होते हैं, माउंटेन बने होते हैं, स्कूल सब बना होता है, फॉरेस्ट सब बना होता है, सब इसी क्रस्ट पर बना होता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मोटापन हर जगह पे अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा मोटी होती है, कहीं ज़्यादा पतली होती है। और ये कॉन्टिनेंट्स में थिकर होती है, ओशन फ्लोर में थिकर नहीं होती, कम थिक होती है। द एवरेज थिकनेस इसकी कितनी है, 60 से लेके 100 किलोमीटर इसकी एवरेज थिकनेस है। एवरेज इसका चौड़ापन यानी कि मोटापन है। बीनीथ द sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in Cl, silica and aluminium। इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कुछ रॉक्स पाई जाती हैं जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम में बहुत रिच होती है। उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत पाया जाता है, इसे सीएल भी कहते हैं। सीएल इज मेड ऑफ लाइटर रॉक पार्टिकल। ये हल्के रॉक्स के पार्टिकल से बनी होती है। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, ये अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है। कट सेक्शन है अर्थ का, मतलब अर्थ को बीच में से दिखाया गया है काट कर कि अंदर कैसी कैसी लेयर्स हैं। देखो, सबसे बाहर जो लेयर है पतली वाली, उसे क्रस्ट कहते हैं, इसी पर हम रहते हैं। फिर क्रस्ट के नीचे आती है अपर मेंटल। यहाँ रॉक्स बहुत गर्म होती हैं और धीरे धीरे मूव करती हैं। उसके और नीचे आती है मेंटल, ये अर्थ की सबसे थिक लेयर होती है। उसके फिर आता है नीचे आउटर कोर। ये लिक्विड स्टेट होता है जहाँ मेनली आयरन और निकल बनते हैं। ठीक है, सबसे सेंटर में इनर कोर आता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेशर भी बहुत हाई होता है, इसलिए ये चीज़ सॉलिड रहती है, पिघलती नहीं है। अगला टॉपिक आता है द मेंटल। बीनीथ द क्रस्ट इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड द मेंटल। अब इसके नीचे, इसके अंदर और थिक लेयर्स आती हैं, उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। गहराई में 2900 किलोमीटर एक्सटेंड है, फैली हुई है। द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजेनस। पूरा का पूरा मेंटल जो है वो होमोजेनस नहीं है, वो घुल नहीं सकता। द मेंटल इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो 100 किलोमीटर है डेप्थ में, और बियॉन्ड दिस लाइज द लोअर मेंटल। इसके नीचे लोअर मेंटल आता है। ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसे कहते हैं SiMa, सीमा। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये आता ही आता है। Cl का क्या है फुल फॉर्म, और सीमा की फुल फॉर्म क्या है, ये आते ही आता है। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फेयर। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको मोहो कहते हैं। इसके नीचे एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। इसके लेयर में रॉक्स धीरे धीरे मूव करने लग जाती हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। अब आ जाता है अगला टॉपिक, द कोर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। अब अर्थ के सबसे लास्ट और सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, लेयर जो होती है, उसे कोर कहते हैं। द कोर हैज थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, 3470 किलोमीटर है। ये अर्थ के सेंटर में होती है बिल्कुल। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आउटर और इनर में। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल, NiFe। अब कोर में आयरन और निकल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा NiFe पाया गया है। इसको NiFe भी बोलते हैं। द टेम्परेचर इन साइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। अब इसके जो अंदर है, अर्थ के अंदर बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये पिघलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि लिक्विड जैसी फॉर्म में बदलना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट थ्रू द क्रैक्स और जॉइंट। कभी कभी इसके अंदर का गर्म लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर आता है जब कोई क्रैक होते हैं, जो ज़मीन पे क्रैक होता है, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। When the molten material comes
When the molten material comes out from beneath a sea floor, it creates a new sea floor. जब अर्थ के अंदर से पिघला हुआ मटेरियल यानी कि मोल्टन मटेरियल समुद्र के नीचे से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है। इसी प्रोसेस से एक नया सी फ्लोर तैयार हो जाता है। इसी प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेसेस मेक्स माउंटेन्स और प्लेट्यूज। अगर यही लावा पिघला हुआ लावा किसी पत्थर यानी किसी लैंड पर चला जाए तो वो लैंड थोड़ी ऊंची हो जाती है, वो पत्थर का माउंटेन और प्लेट्यू बन जाता है। द अर्थ अ ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल्स। आपको पता है कि अर्थ जो है वो खजाना है रॉक मटेरियल्स का। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अ रॉक इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। रॉक एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब ये नेचर में अपने आप बनता है, इंसान नहीं बनाता इसे। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सारे पत्थर तो बहुत हार्ड होते हैं, इजीली टूटते नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। आज हम और भी पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे। दे कैन बी हार्ड एज ग्रेनाइट और सॉफ्ट एज क्ले और चॉक। अब पत्थर ऐसे होते हैं, कुछ तो बहुत हार्ड होते हैं ग्रेनाइट जैसे, और कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे कि चॉक और क्ले। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। रॉक्स के अलग अलग शेप साइज और कलर्स भी पाए गए हैं, हमारे अर्थ के अंदर से ही पाए गए हैं ये चीजें। देयर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पर हमें बहुत सारी वेराइटी मिली है, बहुत सारे टाइप्स की रॉक्स मिली है। जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 लार्जर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब साइंटिस्ट जो हैं जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उनको तो जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जियोलॉजिस्ट ने ही रॉक को देखकर क्लासिफाई किया है कि वो कैसे बनती हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। These are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. फॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks. The word igneous means coming out of fire. सबसे पहला igneous है, इसका मीनिंग क्या होता है? igneous का मतलब होता है फायर से निकलना, आग से निकला हुआ। इस नाम से ही हमें हिंट जाता है कि ये फायरी रॉक्स होने वाले हैं। Thus, the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure when molten material called magma comes out and solidifies over the earth's surface as lava. अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है जिसकी वजह से रॉक्स पिघल कर मैग्मा बन जाते हैं। जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पर बाहर आ जाते हैं तो इसे लावा कहते हैं। ये लावा धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, इसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स। The cooling and solidification of magma can take place inside the earth forming intrusive igneous rocks. For example, granite. अगर मैग्मा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। इंट्रूसिव मतलब अंदर ही बन जाती हैं रॉक्स, अंदर की बनी हुई रॉक्स। If it cools over the earth's surface, it forms extrusive igneous rocks, for example, basalt. लेकिन अगर लावा अर्थ की सरफेस पर आकर ठंडा होता है तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो इंट्रूसिव मतलब इन अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, तो बाहर बनती है। इसका एग्जांपल है बेसॉल्ट। एक्सट्रूसिव का मतलब है बाहर बनी हुई रॉक्स। द साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन अ रॉक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉक के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं ना उनका साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्मा या लावा कितनी स्पीड से ठंडे हुए हैं। In general, slow cooling inside the earth results in large size crystal. अगर मैग्मा अर्थ के अंदर धीरे धीरे कूल होता है तो उसके क्रिस्टल का साइज क्या होगा, क्रिस्टल को ग्रो करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। Igneous rocks are also called primary rocks as they were formed फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ पर सबसे पहले यही टाइप्स की रॉक्स बनी थी। Since their formations, the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by the agents of gradation. अब बहुत सालों तक जो igneous rocks होती हैं उस पर wind, वाटर, ग्लेशियर्स और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इस प्रोसेस को वेदरिंग और डिन्यूडेशन कहते हैं। जब इन सब का इफेक्ट रॉक्स पर पड़ता है, वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना, डिन्यूडेशन का मतलब होता है टूटे हुए पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। The continuous action of these agents on rocks break
rocks breaks them into small rock pieces that carried by rivers. Wind और river की वजह से rocks धीरे धीरे छोटे छोटे pieces में टूट जाती हैं, फिर rivers इन pieces को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं. They are then deposited on the river beds and sea beds. ये छोटे रॉक पार्टिकल्स जाकर फिर रिवर बेड या सी बेड पर जमा हो जाते हैं. These deposits are called sediments which forms layers वन अबव द अनदर. अब ये जमे हुए पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं. ये एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है और बनकर जमा हो जाती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द above layers and the presence of cementing particles, they are hardened to form sedimentary rocks. जब ऊपर और लेयर्स जमा हो जाती हैं तो नीचे वाली लेयर्स पर प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. साथ ही कुछ नेचुरल सीमेंटिंग मटेरियल्स भी उनके साथ उन्हें चिपका देते हैं. इस प्रोसेस के बाद ये सेडिमेंट्स हार्ड हो जाते हैं, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं. इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड एंड देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में बनती है, इसलिए इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं. स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर्स होता है. अब सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सब इसका एग्जाम्पल है. Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. कभी कभी पुराने plants और animals के remains भी इन sedimentary rocks में दब जाते हैं, नीचे घुल जाते हैं. लाखों सालों तक इनको हीट और प्रेशर मिलता रहता है. तो ये पता है क्या बनते हैं? ये बनते हैं कोल, ये बनते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. क्योंकि ये डेड प्लांट से बनते हैं, डेड एनिमल से बनते हैं, उनके बचे कुचे रिमेन से बनते हैं, तो इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. द फॉसिल फ्यूल्स हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स बनते तो नेचुरली हैं, बट ये बहुत इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, पैसा कमाने में बहुत हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इंडस्ट्रीज में हेल्प होती है, व्हीकल्स चलने में जैसे पेट्रोल डलता है, कुकिंग में एलपीजी यूज़ होती है. तो ये सब मेजर सोर्स हैं इकोनॉमी का, पैसे कमाने का. Rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to the heat and pressure are called metamorphic rocks. अब बात करते हैं metamorphic rocks की. metamorphic rocks वर्ड का ही मतलब ये है चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन. जब कोई igneous या sedimentary rock अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर फेस करती है तो उसकी शेप और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज सब बदल जाते हैं. ध्यान रहे कि रॉक पिघलती नहीं है, सिर्फ उसका स्टाइल बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है. इसी बदली हुई रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. फॉर इंस्टेंस ग्रेनाइट इज इग्नियस बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज नाइस. एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन जब ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर फेस करता है तो ग्रेनाइट ही, जब वो हीट और प्रेशर फेस करता है तो वो बदल कर नाइस में बदल जाता है. नाइस नेम की एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है. द लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक बट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक एज मार्बल. इसी तरह लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, जब इस पर भी हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मार्बल बन जाती है. और यही मार्बल हमारे घर की फ्लोर और टेम्पल्स के फ्लोर्स में और ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाने में यूज होते हैं. सिमिलरली शेल में भी ट्रांसफर्ड बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट. ऐसे ही शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसको भी हीट और प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये स्लेट में बदल जाता है. स्लेट का यूज़ हमने मतलब रूफ टाइल्स पर देखा है, और या स्कूल में स्लेट्स बनती हैं उस पर यूज़ होता है इसका. अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल्स. As stated earlier, a rock has single or a combination of several minerals in addition to mass of the earth material. अब हम बात करते हैं मिनरल्स की. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि रॉक्स मिनरल से मिलकर बनते हैं. किसी रॉक में सिर्फ एक मिनरल हो सकता है और किसी रॉक में अलग अलग मिनरल्स का मिक्सचर भी हो सकता है. सिंपल वर्ड्स में बोले तो मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. मिनरल्स मिलकर रॉक्स को बनाते हैं. These minerals are present in small or large quantities at any given site of the earth. अर्थ के हर एरिया में मिनरल्स मिलते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम क्वांटिटी में. हर जगह एक जैसे मिनरल्स नहीं मिलते. The most common minerals occurring inside the earth are iron, silver, gold, mica, bauxite and lead. अर्थ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं. आयरन जिससे स्टील बनता है, सिल्वर गोल्ड जिससे ज्वेलरीज बनती हैं, माइका
जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है बॉक्साइट, ये से एल्यूमिनियम बनता है, और लेड से बैटरीज बनती हैं, लेड। द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड इज ऑल्सो अ मिनरल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं ना घर में, नमक, वो भी एक मिनरल से ही बनता है। इसलिए मिनरल सिर्फ ज्वेलरीज या फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑफ ऑल द मिनरल्स नोन टू अस, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट, ब्लैक एंड ग्रीजी इन नेचर, इज द सॉफ्टेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का पॉइंट आ गया है, सभी मिनरल्स में डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है। क्वेश्चन आएगा विच इज द हार्डेस्ट मिनरल, तो आप आंसर करोगे डायमंड। इसलिए डायमंड का यूज कटिंग टूल्स में भी किया जाता है। दूसरी तरफ ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो डायमंड हार्ड, ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट हो गया। ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है और ये थोड़ा सा ग्रीसी या स्लिपरी स्लिपरी सा फील होता है। इसी ग्रेफाइट के यूज करके पेंसिल की लीड बनती है, सॉरी पेंसिल की लेड बनती है। मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। साइंटिस्ट मिनरल्स को पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, कलर, उसका कलर कैसा है, मिनरल का कलर क्या है, हार्डनेस, वो कितना हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, और लस्टर, उसमें कितनी शाइनी है या डल है वो। तो ये सब प्रॉपर्टीज से अलग अलग मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड साइड में आपको फोटो दी हुई है, बॉक्साइट कैसा दिखता है और आयरन कैसा दिखता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी डीएवी में पढ़ते हैं उनको शेयर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी पर आपको और भी वीडियोस दिखती रहेंगी, न्यू लेटेस्ट वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।